देखिए संस्कृत भाषा कौशल है। इसमें भाषा कौशल का विकास क्रम LSRW के रूप में होता है। तो यहाँ पर यल से होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और अभिव्यक्ति कौशल के अंदर आता है कौन कौन सा? तो यहाँ पर कौशल 2 होते हैं, बोलना और लिखना। ये दोनों अभिव्यक्ति के अंदर होते हैं। वाह के अंदर होता है सुनना और पढ़ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। संस्कृत भाषायां शिक्षणाय कौशलानां स्वाभिविक्र क्रमः विद्यते। संस्कृत भाषा के कौशल कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो सुबोपाली जो होता है ये संस्कृत कौशल होते हैं। ये चारों इसमें आते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। सुबोपाली यानी कि सुनना, भाषणम माने बोलना और पठनम माने पढ़ना, लिखनम माने लिखना, लेखनम। ये संस्कृत के जो है 4 कौशल हैं। हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण के ये कौशल माने जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा कौशल 4 प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है उसी के बारे में डिटेल है। तो यहाँ पर श्रवण कौशल में सुनना होता है, पठन में पढ़ना। तो यहाँ श्रवणम सुनना, यल से बोलना और श्रवण भाषा नाम पठनम, ये जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिर श्रवण कौशल क्या होते हैं इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। श्रवण भाषा जो है संस्कृत भाषा का प्रथम कौशल है। तो संस्कृत भाषा का प्रथम कौशल है। तो फर्स्ट तो ये जो देखिए यहाँ पर जिसका संबंध कान से होता है। फिर ये अच्छी तरह से विषय को सुनने के पश्चात ही उसका अनुकरण होता है। यानी कि जो है संस्कृत भाषा का प्रथम कौशल जो है सुनना होता है। और इसका आप लोग जानते हैं कान से ही लोग सुनते हैं, फिर उसका अनुकरण करते हैं। फिर वाचन क्या है, वाचन के बारे में जानते हैं। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। ध्वनि, अर्थ और प्रतीक अर्थात वाचन एक जटिल अधिक्रम है। श्रवण, दृश्य और मस्तिष्क के अधिक्रम में संबंध होता है श्रवण कौशल का वाचन कौशल से। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, वाचन कौशल जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मौन वाचन और दूसरा होता है सस्वर वाचन। तो संस्कृत में वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, मौन वाचन और सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन और मौन वाचन के बारे में देखिए। मौन वाचन लिखित भाषा का ध्वनि रहित वाचन मौन वाचन होता है। यानी कि जो भाषा है उसको हम अपने मन में पढ़ते हैं उसको जो है मौन वाचन कहते हैं, लिखित चीज़ को। तथा इससे अर्थ ग्रहण का और भाव अनुभूत करते हैं। पढ़ के अपने आप में उसका अर्थ ग्रहण करते हैं और उसके भाव की अनुभूति करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के बारे में या आप किसी भी पुस्तक को पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं अपने मन में, तो उसके अर्थ को जो ग्रहण करते हैं उसको मौन वाचन कहते हैं। फिर सस्वर वाचन क्या होता है? सस्वर वाचन अधिकतर स्कूलों में कराया जाता है छोटे बच्चों को। तो सस्वर वाचन में जो है बच्चे लिखित भाषा को ध्यानात्मक पाठ का सस्वर वाचन कहा जाता है। इसमें लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। किसको किसको? लिपि प्रतीकों से वाणी को। इसमें छोटे बच्चों को है समूह में पढ़ाया जाता है या एक साथ सभी को। ईश जैसे हो गया, वंदना, लोकसभा, लोकपाठ, समा, दूसरों को सुनना सस्वर वाचन होता है, यानी कि साथ में कहना। फिर यहाँ पर पठन कौशल के बारे में बताया जाए। पठन कौशल किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु या चित्र को देखकर उसके भाव आशय को समझना पठन कहलाता है। किसी लिखित, अब जैसे आप यहाँ पर चित्र को बना दी गया, यहाँ पर बुक है, ये पढ़ रहा है, तो अब यही होगा कि ये कोई बुक्स पढ़ रहा है, किसी चीज़ की है, अभी नाम लिखा होता तो सब समझ लेते। फिर लेखन कौशल क्या है? सर्वप्रथम छात्र को बोलना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। लेखन कौशल में सबसे पहले छोटे बच्चों को क्या है? बोलना और पढ़ना सिखाया जाता है। उसके बाद लिखना सिखाया जाता है। भाषा के स्वरूप के 2 पक्ष होते हैं। पहले मौखिक रूप से उसको बताया जाता है, फिर लिखित रूप में। जब वो मौखिक रूप में बोलना और पढ़ना सीख लेता है तो उसको जो है लिखना सिखाया जाता है। बोलना और पढ़ना सीखने के बाद उसको लिखना सिखाया जाता है। भाषा के ये दोनों पक्ष होते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा के कौन कौन से 2 पक्ष हैं। फिर यहाँ पर संस्कृत भाषा जो है हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा ही है। मेन टॉपिक यहाँ पर है कि संस्कृत भाषा की जननी क्या है। तो हिंदी भाषा की जो जननी है उसे संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा जो है संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है और इसे प्रतिदिन हम पढ़ते हैं।
शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हमें तो उसमें 75% संस्कृत ही बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम प्रतिदिन अगर शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो उसमें 75% क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं। जो डेली की हम लोगों की रूटीन है तो उसमें जो है 75% जो है संस्कृत का यूज किया जाता है। फिर संस्कृत शिक्षण विधियाँ क्या हैं, तो पाठशाला विधि आती है पहले। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ हैं, इसमें परंपरागत विधि, पंडित प्रणाली या व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। तो इस प्रणाली को क्या क्या कहते हैं, शिक्षण प्रणाली, और जो है परंपरागत विधि प्रणाली भी कहते हैं। ये पाठशाला विधि है। इससे का प्रमुख उद्देश्य है ज्ञान को हृदयंगम करना, यानी कि ज्ञान को बढ़ाना। ये जो यहाँ पर देखिए परंपरागत जो होते हैं पंडित पहले उसको व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली कहते थे, और इसका प्रमुख उद्देश्य है ज्ञान को हृदयंगम पाठशाला विधि के द्वारा आता है। जैसे फिर आगे नेक्स्ट देखिए, और संस्कृत शिक्षण की कई विधियां हैं। तो इसमें से मेन विधि जो है आपको इन वीडियो में कवर कर दी गई है। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी समझ में आएगा, और आपको हिंदी और संस्कृत के व्याकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। यहाँ पर संस्कृत शिक्षण विधियाँ आपकी देखिए। इस विधि में श्रवण, मनन और निधि ध्यान के द्वारा कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता है। क्या क्या, संस्कृत शिक्षण विधि में श्रवण, मनन और निधि ध्यान, यानी कि अपने ध्यान को कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता है, एकाग्र करने पर। श्रवण करना और उसका मनन करना, ये पुरानी जो है संस्कृत शिक्षण विधियां हैं। पाठशाला विधि के अंदर इसकी कमी क्या है जान लेते हैं। इस विधि की कमी यही है कि यह शिक्षक आधारित विधि है। मेन टॉपिक यहाँ पर बन रहा है कि ये शिक्षक आधारित होती है। इसमें छात्र पर ध्यान कम दिया जाता है, स्मरण और रटाने पर जोर दिया जाता है। पाठशाला विधि में स्मरण और रटाने पर जोर दिया जाता है, और इसमें छात्र पर कम ध्यान दिया जाता है, और ये शिक्षक आधारित विधि होती है। इसमें शिक्षक जो पढ़ाएगा बच्चे उसको रटेंगे, पढ़ेंगे। ये बाल केंद्रित नहीं मानी जाती है। ये पाठशाला विधि के प्रमुख दोष हैं, और इसकी कमियां भी मानी जा सकती हैं कि ये इसकी कमी है। ये शिक्षक केंद्रित पूर्ण रूप से होती है। फिर देखिए नेक्स्ट आपको संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में भाषण की विधि आती है। अगली जो है भाषण विधि है। इस विधि के माध्यम से विषय वस्तु के कठिन शब्दों को स्पष्ट किया जाता है। यह कार्य शिक्षक करता है। इसमें कथा कथन का प्रयोग भी आपको लेक्चर दिया जाता है, ये शिक्षक द्वारा किया जाता है। और इस विषय वस्तु में कठिन शब्दों को आपको कोई टिपिकल वर्ड है उसको जो है अर्थ को स्पष्ट किया जाता है शब्दों को भाषण विधि के द्वारा में। ये बच्चों को उसका डिटेल बता देते हैं, और ये प्रकार से कथा के रूप में होता है। आपको उसका वाचन करके समझा दिया जाता है, और ये कार्य जो है शिक्षक करता है। ये शिक्षण संस्कृत भाषा की जो है भाषण विधि के बीच में आता है। फिर देखिए आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि भी शिक्षक छात्राओं की शंकाओं का समाधान करता है। और इस विधि के जो व्याख्या करता है, इसमें शिक्षक जो है बच्चों को किसी भी क्वेश्चन को डाउट है तो उसकी छात्राओं को शंकाओं का समाधान करता है। फिर यहाँ पर देखिए संस्कृत शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो व्याकरण विधि आती है। व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व भी कहा जाता है। यह विधि छात्रों के लेखन और उच्चारण में शुद्धता पर जोर देती है। व्याकरण क्या है, संस्कृत शिक्षण व्याकरण विधि आती है। तो ये व्याकरण भाषा को प्राण तत्व, यहाँ से पूछे जाएगा क्वेश्चन की भाषा का प्राण तत्व क्या है, तो संस्कृत व्याकरण है। फिर यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि देखिए, यह प्राचीन विधि है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और शिक्षक संकेत देता है और छात्र उसे समझकर उसका उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तर विधि है, यह चिंतन, तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। प्रश्नोत्तर विधि में क्वेश्चन पूछते हैं शिक्षक और छात्र उसका उत्तर देते हैं, और जो है छात्र उसका समझ कर उत्तर देते हैं, और इससे बच्चों के तर्क और चिंतन और निरीक्षण शक्ति यानी कि उनकी तार्किक क्षमता का विकास होता है। फिर संस्कृत व्याकरण ग्रामर सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ को संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के महर्षि पाणिनि हैं। तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण का जो है सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। और उसका जो है रचयिता कौन है? तो रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। फिर यहाँ पर संस्कृत भाषा का आविष्कार कब हुआ? तो संस्कृत भाषा का आविष्कार जो है अनुसार इतिहास के 3500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिसे वैदिक संस्कृत काल कहा जाता है। 3500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व को उसको क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत काल कहा जाता है। ये तब इसका जो है संस्कृत भाषा का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 3500 से 500 ईसा पूर्व। किस वेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर ऋग्वेद जो है इसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत किताब है, इसीलिए इसे भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, इसीलिए इस वेद को संस्कृत भाषा का जनक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितेषु किम काव्य पठनस्य उद्देश्यम न भवति? इसमें कौन सा उद्देश्य जो है काव्य पाठ का उद्देश्य नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, काव्य समीक्षा एवं मनोरंजनम, व्याकरण शिक्षणम, शब्द निर्माणम, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षाणाम ज्ञानम, काव्य समीक्षा तत्व ज्ञानम। तो कौन सा राइट आंसर होगा? काव्य पठन के बारे में पूछ रहा है जिसका उद्देश्य नहीं है। तो काव्य में कौन सा राइट आंसर जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण से ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो संस्कृत भाषा में ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पिछली बार पूछे गए थे। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चनों को रिवीजन के लिए पुराने ओल्ड क्वेश्चनों को लगा दिया है कि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को करने में हेल्पफुल महसूस हो। तो आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। मैं आपको इसी तरह के वीडियो लाते रहें। फिर यहाँ पर देखिए, व्याकरण शिक्षणम, शब्द निर्माणम, ये काव्य से संबंधित नहीं होता, यानी कि उद्देश्य जो है काव्य का व्याकरण से नहीं होता। व्याकरण शिक्षणम शब्द निर्माणम, व्याकरण शिक्षण जो है ये शब्द निर्माण के लिए होते हैं। व्याकरण का जो है प्रयोग किया जाता है शब्द के निर्माण के लिए, और ये काव्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है काव्य समीक्षातम ज्ञाननम, सामाजिक संस्कृतम पक्षाणम ज्ञानम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है सेकंड जाएगा। फिर आप लोग नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखितेषु का सामग्री प्रमाणिका नास्ति? इसमें जो है कौन सी सामग्री नहीं है, प्रमाणिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रमाणिक सामग्री नास्ति मिस नहीं है? तो समाचार्यस्य पत्रस्य वायुमंडलीय प्रतिवेदनम, आगंतुम वासगृह होटल आहार सूची, पत्रिकायाम विज्ञापनम। फिर देखिए, पाठ्य पुस्तक लेख्यस्य पाठ्यपुस्तकम। तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? तो समाचार पत्रस्य वायुमंडलीय प्रतिवेदनम नहीं है। समाचार जो है ये वायुमंडलीय प्रतिवेदन के बारे में बता रहा है, तो इसमें कौन सी सामग्री नहीं है पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका फोर्थ, पाठ्य पुस्तक लेख्यस्य पाठ्यपुस्तकम। तो राइट आंसर फोर्थ होगा। सामग्री प्रमाणिका नास्ति नहीं है, यानी कि कौन सा? पाठ्यपुस्तक लेख्यस्य पाठ्यपुस्तकम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षायाम साहित्यस्य अतिरिक्तः उद्देश्यम किमस्ति? भाषा कक्षा में साहित्य के अतिरिक्त उद्देश्य क्या होते हैं? तो भाषा कक्षा के साहित्य के अतिरिक्त उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, कौन सा होता है? तो
क्वेश्चन पढ़िए पहले आपको। शब्दकोशस्य व्याकरणस्य च वृद्धा शब्दानां वाचनस्य योग्यतायाः विकासः प्रक्रियारूपेण उच्चस्वरे पठनस्य प्रोत्साहनं ज्ञानस्य रचनाक्तया ता समीक्षक चिंतनस्य विकासः। तो इसमें राइट आंसर आपका जाएगा भाषा कक्षाएं साहित्य अतिरिक्त उद्देश्यं किमस्ति ज्ञानस्य रचनाक्तया तथा समीक्षात् चिंतनस्य विकासः होते। भाषा कक्षा में ज्ञान और रचनात्मक समीक्षा का विकास होता है। राइट आंसर 4 होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल अपलोड किया जाएगा, जो व्याकरण का ही होगा। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। फिर यहाँ पर देखिए, निम्नलिखितेषु का प्राचीन संस्कृत भाषा नास्ति। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत भाषा नहीं है। उड़िया, तमिल, मलयालम, हिंदी। इस प्राचीन भाषा के बारे में पूछ रहा है, तो उड़िया कौन सी है? तमिल, मलयालम, हिंदी। तो यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, यानी कि पुरानी भाषा। तो हिंदी सबसे जो है हम लोगों की पुरानी भाषा है और हिंदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादयति इति। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रतिपादित करती है? तो सर्वासां भाषाणां कृते विषयस्य शिक्षणाय च मातृभाषा अनिवार्या अस्ति। आधारभूत स्तरात् विद्यालयीय शिक्षार्थम् आङ्ग्लभाषायां माध्यम त्रिभाषासूत्रान्तर्गते वैदेशिकीय भाषा अध्ययनं त्रिभाषासूत्रान्तर्गते प्राचीन संस्कृत भाषाया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूछ रहा है 2020। तो संस्कृत भाषा 2020 में क्या प्रतिपादित किया गया है? तो राइट आंसर आप लोगों को अगर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, सर्वासां भाषाणां कृते विषय शिक्षणाय च मातृभाषा अनिवार्या अस्ति। इसमें मातृभाषा को संस्कृत भाषा में अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि संस्कृत भाषा को मातृभाषा के रूप में, यानी सबको 2020 से संस्कृत पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। विषय शिक्षणाय च मातृभाषा अनिवार्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखनस्य उत्पादन पद्धति संदर्भे निम्नलिखितेषु किं कथनं सत्यम अस्ति। लेखनस्य उत्पादन प्रति संदर्भे विनिश्चितेषु किं कथनं सत्यम अस्ति। तो एकवारम् अभ्यास रूपे लेखनं, प्रक्रिया रूपे लेखनं, प्रथमावस्था द्वितीयावस्था प्रतिगमने रूपे लेखनं, लेखने हस्तलेख्यस्य विषय। तो इसका राइट आंसर देखिए, लेखन कौशल के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है उत्पादन पद्धति के संदर्भ में। तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा होगा। लेखन कौशल कौन सा है आप लोगों का? सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर जाएगा एकवारम अभ्यास रूपे लेखनम, यानी कि अभ्यास रूप में जो है वो लेखन सबसे बेस्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षणे शिक्ष्यते। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? कौशलानां विकासः, विभिन्न विविधि प्रयोगः, पदार्थबोधः, भावबोधः। सूक्ष्म शिक्षण से किसका विकास होता है? कौशलानां विकास, विभिन्न विधि का प्रयोग करोगे, या फिर जो है पदार्थ बोध, भाव बोध होगा नहीं, पदार्थ बोध होगा नहीं, और विभिन्न विधि का भी नहीं होगा। तो इसमें जो है शिक्षण विधि से होगा फर्स्ट राइट आंसर, यानी कि कौशलानां विकासः। फिर फटाक से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को कैसा लगा संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ करके? तो यहाँ पर बताइए, नाटक शिक्षणस्य सर्वोत्तमः विधि अस्ति। नाटक शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए गए थे। नाटक शिक्षण ये हिंदी व्याकरण में संस्कृत व्याकरण में पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए, सामवाय
व्याख्या, कक्षाभिनय, रंगमंच। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? व्याख्या होगा नहीं नाटक के लिए, सामवाय। कक्षाभिनय भी नहीं होगा कि नाटक आपका अच्छा, रंगमंच भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इसका जाएगा सेकंड। अब आप लोग सोचिए कि ये सामवाय होता क्या है और कौन सा नाटक शिक्षण के लिए ये बेस्ट है। राइट आंसर आप इसका सेकंड। फिर नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।